नमस्कार मित्रों, मैं रवींद्र सिंह यूपीएससी कोच। लेक्चर नंबर 2 में लॉन्गिट्यूड का हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था और अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर समझेंगे। तो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं माइक सेट कर लूं। तो आज हमारा ज्योग्राफी मैपिंग कंप्लीट का जो कोर्स चल रहा है उसमें तीसरा लेक्चर होगा और जिसमें हम लोग कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, बगल में आप उसमें मैप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको ऐसे बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये हमने ग्लोब खींचा और अगर ग्लोब में ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और इधर है साउथ पोल, अगर इनको हम मिला दें तो ये जो वर्टिकल लाइन मिलेगी, ये जो वर्टिकल काल्पनिक रेखा होगी, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होती है उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस मैप में अगर आप लोग देखें तो ये है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल तो नीचे होगा यहाँ पर साउथ पोल। तो अगर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे करके मिला दिया जाए और इसके सेंटर से होकर जाए, अर्थ के सेंटर से होकर जा रही है, तो ये हो जाएगी क्या, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर लॉन्गिट्यूड दिखाया गया है, ये मैप में यहां पर ये लॉन्गिट्यूड दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अब आप देखो लॉन्गिट्यूड यहां पर, पहले हम इस मैप में समझ लेते जो मैं बना रहा हूं, फिर इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर देखिए ज्वाइन कर लिया इसने और ये पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है। अब आप देखो इनको ज्वाइन कराते हुए और भी आप यहां पर खींच सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर ये वाली जो है ना, ये इसको हम मान लें कि ये बिल्कुल पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो इधर वाला हो जाएगा नॉर्थ, इधर वाला हो जाएगा ईस्ट, और इधर वाला हो जाएगा पोर्शन वेस्ट। तो ये आधा पृथ्वी का गोला पूर्वी गोलार्ध और इधर आधा पश्चिमी गोलार्ध। तो जैसे मान लो ये फुटबॉल है और इसको बीच से ऐसे काट दिया जाए चाकू से, या मान लीजिए जैसे ऑरेंज है संतरा, संतरे को बीच से काट दीजिए खड़ा खड़ा, तो उसके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो अर्ध गोलों में वो बढ़ जाएगा। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में डिवाइड करती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो बराबर दो भागों में कोई भी देशांतर रेखा बांट सकती है। कोई भी देशांतर रेखा हो उससे हम, यानी संतरे को हम कहीं से भी काटें, किसी भी जगह चाकू रख के, लेकिन उसके केंद्र से उसको चाकू को गुजार दें तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल वही है। ठीक है। तो इसमें हम किसी एक को रेफरेंस लाइन मान लेंगे, ठीक है, और उसको बोल देंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। फिर एक डिग्री के अंतराल पर इसको हम ऐसे खींचेंगे दोनों गोलार्धों में, है ना, इस तरीके से दोनों गोलार्धों में इसको हम खींचते चले जाएंगे एक डिग्री के अंतराल पर। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं मिल जाएंगी। अब यहां पर आपने देखा होगा कि हर एक देशांतर रेखा यहां ध्रुव पर ज्वाइंट हो रही है ना, ये ध्रुवों पर क्या हो रही है, ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ठीक है। तो सारी देशांतर रेखाएं चूंकि ध्रुव पर मिल जाती हैं, इसलिए ध्रुवीय दूरी क्या होती है, 0। तो ध्रुवीय दूरी इनकी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है। लेकिन अगर ये वाली लाइन हम यहां पर खींचे, ये ऐसे क्षैतिज रेखा, तो ये होती है क्या, विषुवत रेखा। ठीक है। तो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी देखो ज्यादा है। ठीक है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे इनकी डिस्टेंस घटती जाएगी और घटते घटते क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। तो ध्रुवीय दूरी दो देशांतरों की क्या होती है, 0, और विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी मैक्स होती है, मैक्सिमम होती है, और ये होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है। तो ये मैक्स होती है। तो दो देशांतरों के बीच का मैक्सिमम दूरी कहां होता है, विषुवत रेखा पर, और कितना होता है, 111.3 किलोमीटर। ठीक है। तो ये अब देखिएगा देशांतर होंगी कितनी, देशांतरों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हमारे पास ग्लोब है, ये बगल में
एक ग्लोब लगा हुआ है, ये फुटबॉल जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम एक कोई फुटबॉल लें और उसके बीच में यहां पर हम खड़े हों और घूम के ऐसे चलें, फिर से वहीं आ जाएंगे लौट के, फिर से वहीं आ जाएंगे लौट के, यानी एक पूरा चक्कर लगा लिया, और पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री घूम जाएंगे। अच्छा, अब आप देखो यहां से चले और घूम के इसके जस्ट आधा जाएं, आधा, तो कितना होगा 180। तो अब आप देखो कि इधर से जब चलेंगे तो पूरब की तरफ 180 मिलेगा, और इस तरफ से चलेंगे तो जैसे ये है, इस तरफ से घूम के जाए तो 180 और इस तरफ से घूम के जाए तो 180। तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर कितने हो जाएंगे 180, और पश्चिमी गोलार्ध से जाएंगे तो भी 180, इधर से जाएंगे तो 180 घूम के आएंगे, है ना, और इस तरफ से जाएंगे घूम के तो भी 180 आएंगे, तो 180 इधर 180 इधर, ठीक है। और ये जीरो भी तो बीच में काउंट होगी, जीरो भी तो बीच में काउंट होगी, जीरो, तो यहां पर क्या कर लेंगे प्लस जीरो को भी एक हम काउंट करेंगे, तो 180 और प्लस 1। अब आप देखो जो 180 यहां पर हमने 2 बार लिख लिया है, ये 180 होगी तो एक ही, चाहे हम पूर्वी गोलार्ध से घूम के इधर आए तो 180, और चाहे इधर से घूम के आए तो 180, ठीक है। तो जीरो भी एक होगी और 180 भी एक होगी, तो जीरो को तो हमने एक ही जोड़ा है, लेकिन 180 को 2 बार जोड़ लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, एक यहां पर माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 360। आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री जो होगा ना, ये इसकी संख्या कितनी होगी 1, तो 360 डिग्री होते हैं टोटल, तो कितनी हो जाएंगी ये, तो 360 डिग्री बराबर कितनी आएगी 360 ही हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 डिग्री में एक देशांतर रेखा, तो 360 डिग्री में कितनी देशांतर रेखा हो जाएंगी 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप देखो और चीजें यहां पर हम लोग समझते हैं। और चीजें समझते हैं, देखो अब ये देशांतर रेखा कैसे बनती है, इसको देखो भाई, इसको देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे ये लॉन्गिट्यूड लिखा है, ये लॉन्गिट्यूड यहां पर ये लिखा गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आप देखो कि ये लॉन्गिट्यूड कैसे होंगे, है ना, ये वर्टिकल होंगे, वर्टिकल। तो देखो अब आप देखिएगा कि यहां से अगर हम इसको 0 डिग्री मान ले रहे हैं, इस वाली को, ठीक है, लिखा है ये 0 डिग्री यहां पर, ठीक है, तो यहां से हम एंगल बनाना शुरू करेंगे, एंगल बनाना शुरू करेंगे। तो इधर से देखो ये 10 डिग्री का एंगल, ये 20 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये 50, 60, 70, 80 और ये 90, ऐसे ये एंगल आप बनाते चले जाएंगे। तो देखो क्या होगा कि यहां से आप ऐसे 10 डिग्री से गुजार दोगे, फिर एक गुजारोगे 20 डिग्री से, फिर गुजारोगे 30 डिग्री से, ऐसे 40 डिग्री से, है ना, ऐसे ही आपका 50 डिग्री से, फिर ये 60 डिग्री से, ऐसे 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, ऐसे ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से वर्टिकल लाइनें मिलेंगी, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ज्वाइन कराते हुए, तो ये हमारी देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। तो मैप पर जो खड़ी खड़ी लाइनें होती उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए, उन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा उसको बोल दिया जाता है। तो जैसे आप संतरे में उसकी जो स्लाइस होती है, एक एक स्लाइस से निकालते जाओ, खड़ी खड़ी स्लाइस निकलेगी, तो वही मान लीजिए ये देशांतर रेखा है। तो जो स्लाइस होती है संतरे की, वो एक उत्तर जहां पर संतरा पेड़ में लगा होता है वहां से जुड़ती है, और एक फांक उसकी नीचे जहां पर उसका फूल लगा होता है ना, ऐसे जुड़ती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव संतरे का, तो दोनों ध्रुवों से ये फांक ऐसे जुड़ी रहती है, उसी फांक को स्लाइस को हम निकाल लेते हैं। तो बस वैसे ही इसको समझने का आप प्रयास कर सकते हो।
तो आपको फील हो गया होगा कि देशांतर रेखाएं क्या है। अब आप देखिएगा यहां पर दो देशांतर रेखाएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो टू लॉन्गिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो देशांतर रेखाएं यहां पर हमें जाननी है। दो देशांतर रेखाएं मुख्य तौर पर पढ़नी है, महत्वपूर्ण होती हैं। वो कौन सी दो देशांतर रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। एक होती है 0 डिग्री और एक होती है 180 डिग्री। ये दो देशांतर रेखाएं हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये कौन सी देशांतर रेखा है? क्योंकि पृथ्वी गोल जैसी है, गोलाकार है, तो हम किसी को भी 0 डिग्री मान ले, किसी को भी मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी न किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। तो किसको हम 0 डिग्री माने? देखो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं वो सब देशांतर हैं, किसी को भी हम कहीं से शुरू करते उसको 0 मान ले, ठीक है। तो होता क्या है, एक्चुअल में देशांतर रेखाओं से टाइम निकाला जाता है। तो टाइम निकालने की प्रक्रिया क्या है, अभी हम लोग उसको भी समझ लेंगे। देखो अगर 15 डिग्री देशांतर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटा हो जाता है 60 मिनट, यानी 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट होता है, बराबर 60 मिनट। तो अब अगर हम 1 डिग्री निकालें तो 4 मिनट के बराबर हो जाएगा, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ये कैसे निकलता है? तो पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में घूमती है, पूरा राउंड लगाती है, और जब पूरा 24 घंटे में घूमती है एक पूरा चक्कर, तो कितनी डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। तो ये कैसे निकालते हैं? 24 घंटे बराबर 360, तो 1 घंटा बराबर 360 बटे 24, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटा बराबर ये कितना आ जाएगा? इसको 24 से 360 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। तो हम देशांतर को किसमें बदल सकते हैं? घंटे में, यानी 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है 60 मिनट। तो और 1 डिग्री देशांतर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का डिस्टेंस हम कवर कर जाएंगे, और 15 डिग्री अगर इधर उधर हम गए तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे इधर उधर हो जाएंगे। तो देशांतर से हम क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ब्रिटेन ने बहुत सारे उपनिवेश बना रखे थे पूरे दुनिया में, भारत को भी कॉलोनी बनाया था, तो वो व्यापार करता था। तो व्यापार करने के क्रम में उसको समय की जरूरत पड़ती थी। तो इतनी दुनिया में कहां क्या बजेगा ये उसे पता नहीं चल पाता था, कंफ्यूज हो जाता था। तो उसने ये डिसाइड किया कि कोई एक ऐसी रेफरेंस लाइन बना ली जाए और वहीं से पूरे दुनिया का समय स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग बुलाई गई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो लंदन के पास रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां से जो देशांतर रेखा गुजरता है उसे ही 0 डिग्री मान लिया जाए। तो लंदन के पास से जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो जगह कौन सी है? वहां पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, तो वहां से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसी को 0 डिग्री मान लिया जाए। और इसी 0 डिग्री को बोला जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। किसको बोलते हैं? 0 डिग्री को। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को ही प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। और इसी देशांतर रेखा के द्वारा पूरे दुनिया का, पूरे ग्लोब का मानक समय डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इतनी बात यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है, 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो कि 180 डिग्री, ये इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, तो 0 डिग्री से, जैसे मान लो यहां से चले 0 डिग्री से घूम के इसके जस्ट पीछे चले गए, तो 0 डिग्री के ऐसे घूमते हुए पूर्वी गोलार्ध से जाओ या पश्चिमी गोलार्ध से जाओ, आओगे तो इसके जस्ट पीछे, तो 0 के जस्ट पीछे क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसके समानांतर, इसके पैरेलल एक और काल्पनिक रेखा बनाई जाती है, समानांतर पैरेलल, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, इसके समानांतर एक और काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि 0 से चलते हुए हम 180 तक पहुंचेंगे तो एक लंबा समय गुजर जाएगा। क्यों भाई, लंबा समय गुजर जाएगा तो वो हो जाएगा एक दिन के बराबर। तो जब 0 से 180 तक हम पहुंचेंगे, तो जैसे 0 से इधर चले, अगर ये पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं तो 180 तक पहुंचे, इधर से जाएंगे पश्चिमी गोलार्ध में तो भी उसी 180 तक आएंगे। तो 0 से 180 तक जैसे आएंगे तो हो जाएंगे एक दिन, और जैसे ही 180 को क्रॉस करेंगे तो दूसरे गोलार्ध में पहुंच जाएंगे। मान लो सपोज दैट यहां 0 है, ऐसे घूम के जा रहे हैं, 180 पे खड़े हो गए, और 180 को जैसे ही क्रॉस करोगे तो इस तरफ वाले में दूसरे गोलार्ध में पहुंच जाएंगे, तो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में पहुंच जाएंगे। तो गोलार्ध जब चेंज होगा तो एक दिन का डिफरेंस पड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम 180 डिग्री के समानांतर वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं वैसे ही एक दिन का डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। तो वो एक दिन का जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट कहां किया जाए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ही इंटरनेशनल डेट लाइन डिसाइड की गई है, जो 180 डिग्री के समानांतर होती है। अब मुद्दा यह होता है कि 180 डिग्री स्थल और जल दोनों से गुजरती है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को हमेशा कोशिश किया जाता है कि जल से ही गुजारा जाए, जल से ही इसे गुजारा जाए। क्यों, क्योंकि अगर जल से गुजरेगा तो जल वाले क्षेत्र को, यानी सागर वाले क्षेत्र को हम पार करेंगे तो एक दिन प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सागर में हम लोग नहीं रहते हैं, स्थल में हम लोग रहते हैं। इसलिए इसको अगर हम स्थल से गुजारेंगे तो जैसे मान लो कि जैसे ये कोई देश था, इसके बीच से हमने इंटरनेशनल डेट लाइन गुजार दी, तो इसके इस तरफ कोई दूसरी डेट होगी और इसके इस तरफ कोई दूसरी डेट होगी, तो एक ही देश में एक ही दिन 2 तारीख हो जाएंगी, तो ये समस्या पैदा हो जाएगी ना। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को, चूंकि इसको क्रॉस करने से एक दिन का फर्क पड़ जाता है, इसलिए ये फर्क हमें महसूस ना हो, इसलिए इसको हमेशा जल से गुजारे जाने का प्रयास किया जाता है। मेरे स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि इस इंटरनेशनल डेट लाइन को वहां से गुजारा जाएगा जहां कोई इंसान निवास ना करता हो। क्यों, क्योंकि टाइम का फर्क तो इंसान को पड़ेगा ना, बाकी और जो जीव जंतु है वो तो घड़ी देखते नहीं है, घड़ी देख के कौन काम करता है, इंसान। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसी जगह से गुजारा जाता है जहां पर कोई इंसान निवास ना करता हो। तो इंसान कहां नहीं रहेगा, जल में नहीं रहेगा, और इंसान कहां नहीं रहेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में इंसान नहीं रहेगा। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये ज्यादातर जल से गुजरती है, लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहां भी ये गुजरती है। चूंकि अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है तो कोई टाइम का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हमको यहां पर देखना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये 0 और 180 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझ लें। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हम एक बनाते हैं, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन अगर हम इसी को यहां पर बनाए, एक मिनट में इसको हटा देता हूं तो आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम 180 बनाते,
यहां पर बना ले। अगर इसको हम 180 बना ले, ठीक है, तो 180 चूंकि 0 के अपोजिट होती है, तो अब इधर जाएंगे तो अब हम पश्चिम में जाएंगे, इधर जाएंगे तो अब हम पूरब में जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब 0 डिग्री देशांतर के हम जब इस साइड जाएंगे तो वो पूर्वी गोलार्ध होगा, और इधर जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध होगा। लेकिन अगर 180 से देखना शुरू करें तो चूंकि 0 का अपोजिट देशांतर 180 होता है, इसलिए इसकी दिशाएं भी बदल जाएंगी। तो अभी तक इधर जाने पर पूरब होता था, लेकिन अब इधर जाने पर पश्चिम होगा, और इधर जाने पर पश्चिम होता था तो लेकिन अब इधर जाने पर पूरब होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि सूरज हमेशा पूरब में निकलता है, सूरज हमेशा पूरब में निकलता है। ठीक है, और पूरब कहां है? ईस्ट में। ये पूरब है ना 180 के इधर, तो सूरज हमेशा कहां निकलेगा? 180 के इस तरफ। तो जब इस तरफ निकलेगा तो जिधर सूरज निकलेगा वहां पर न्यू डे, कौन सा नया दिन होता है, और जिधर सूरज डूब रहा होगा, इधर पश्चिम में डूबेगा तो इधर कौन सा डे होगा? ओल्ड डे होगा। क्या होगा? ओल्ड डे। ठीक है, तो ओल्ड डे मान लो अगर इधर संडे था तो इधर क्या होगा? मंडे होगा। तो इधर था अगर संडे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना बेटा, संडे, तो इधर क्या हो जाएगा? मंडे। ठीक है, तो अगर हम लोग डे काउंट करें, अगर इधर 1 तारीख थी तो मंडे को 2 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख होगी तो इधर 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करके हम जब पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, तभी तो 1 से 2 होगा। और जब हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो 2 से 1 हो जाएंगे, अर्थात यहां पर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, किधर से भी जाएं तो एक जो पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे तो 1 जोड़ेंगे, और पश्चिमी गोलार्ध में अगर हमारी एंट्री होगी तो 1 घटा देंगे, 1 तारीख कम कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर जानते रहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो पूर्वी दुनिया के देश होते हैं उनका समय आगे होता है, पूर्वी देशों का समय आगे होता है, समय आगे होता है। और आगे होता है तो पूरब में जाने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और पश्चिमी देशों का समय पीछे होता है तो पश्चिम में जाने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 15 डिग्री पूरब में जाएंगे, 15 डिग्री पूरब में जाएंगे तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो प्लस 1 घंटा हम जोड़ देंगे। और अगर 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे, 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, और जा रहे हैं पश्चिम में, तो 1 घंटा क्या करेंगे? यहां पर हम घटा देंगे। ठीक है, अगर पूरब में जा रहे हैं तो 1 घंटा जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा किसको माना गया? 1884 में किसको माना गया? वो देशांतर रेखा, वो काल्पनिक देशांतर रेखा जो लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आप देखो, जैसे ये है 0 डिग्री, ठीक है, और देशांतर, और ये 0 डिग्री है अक्षांश। ठीक है, और हमारा प्यारा भारत यहां पर ऐसे बसा हुआ है। प्यारा भारत हमारा कहां बसा हुआ है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर, अर्थात ये पूर्वी गोलार्ध। और इधर से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। तो अब आप देखो, इंडिया के मिड से लगभग 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये पूरब लिखा जाएगा। इंडिया में कोई भी देशांतर रेखा गुजरेगी उसको पूरब लिखा जाएगा, क्योंकि 0 के पूरब में है। ठीक है, अब आप देखो कि भारत का मानक समय देख लीजिएगा कि दुनिया के कोई भी देश है, अगर उसका मानक समय निकालना है
उसका मानक समय निकालना है तो उसके बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निकाला जाता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निकाला जाता है। तो और ये पूरे दुनिया का मानक समय है 0 डिग्री। तो ये भारत आगे है, पूरब में है, तो भारत का मानक समय क्या होगा? प्लस, यानी ग्रीनविच जो दुनिया का मानक समय है उससे भारत का मानक समय आगे होगा, क्योंकि पूरब में है तो आगे होगा, तो क्या करेंगे? प्लस। तो 0 से कितने डिग्री देशांतर का डिफरेंस है? 0 से 82.5, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 डिग्री में 4 मिनट का मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, और जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी किसमें? मिनट में, और फिर उसको 60 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 5.5 घंटे। तो 0 से 82.5 डिग्री वाला कितना बनता है? 5.5 घंटे। तो भारत का मानक समय दुनिया के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे। क्यों? क्योंकि भारत कहां है? पूरब में है। ठीक है। तो देशांतर रेखाओं का जो मसला है वो ये है कि इससे हम किसी देश का मानक समय निकालते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर भारत इस तरफ होता तब हम क्या कहते? ये इस 0 के इधर क्या हो गया? पश्चिम। अगर इस तरफ होता तो फिर क्या कर देते? माइनस कर देते। क्या कर देते? माइनस कर देते। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैप में, मानचित्र में खड़ी खड़ी जो ये लाइनें खींची जाती देशांतर है, और इनका हमें क्यों ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई देश पूरब में है कि पश्चिम में है, पूर्वी दुनिया में है कि पश्चिमी दुनिया में है। और अगर पूर्वी दुनिया में है तो उधर जब हम जाएंगे, जितने डिग्री आगे बढ़ेंगे उसमें उतने 4 मिनट का गुणा कर लेंगे और फिर उसका हम मानक समय निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे। तो भारत का मानक समय और विश्व का मानक समय कौन बनाता है? 0 डिग्री देशांतर। कितना डिफरेंस हो गया? 5.5 घंटे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो किधर जोड़ेंगे, किधर घटाएंगे, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग यहां पर आते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री, ये अब क्वेश्चन हमारा मैप का क्या बनेगा? क्योंकि हम टॉपिक मैप पढ़ रहे हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमने यहां पर सिर्फ उतना ही बताया है जितना हमें मैप पढ़ने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि 2 देशांतर रेखाएं पढ़नी है। प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन कितने देशों से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियन कितने देशों से होकर गुजरती है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहां पर एक आपको मैप दिखाने जा रहे हैं। एक मैप आपको दिखाते हैं, उस मैप में आपको वो चीजें मिलेंगी। अब आप देखो यहां पर एक ये मैप यहां पर दिखाया गया है, एक मैप यहां पर दिखा दिया गया है आपको। तो 1 मिनट, ये, हाँ देखो यहां पर ये एक मैप दिखाया गया है। इसमें देखो लिखा है, ये वाली जो रेखा खींची गई ना, ये खड़ी खड़ी, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक है। तो देखो ये कहां से गुजर रही है? ये यूरोप महाद्वीप है। तो क्या लिखा है? ये यूके। तो यूरोप के कितने कितने देशों से जा रही है भैया? यूरोप के ये कौन कौन से देश? देखो यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा देखो लिखा है फ्रांस। तो ये कहां से जा रही है? फ्रांस। ठीक है। और कहां से जा रही है? स्पेन से जा रही है। तो स्पेन। तो यूनाइटेड यानी यूरोप के कितने देशों से जा रही? 3 देशों से, यूके, फ्रांस, स्पेन, है ना। कहां से जा रही है? देखो ये यूके, फ्रांस, स्पेन। अब देखो ये यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। अब आप देखो ये अफ्रीका महाद्वीप में आ जाएगी, ये अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप का यहां पर कंट्री अल्जीरिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से जा रही है? देखो अफ्रीका से भी जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, एक देश अल्जीरिया। दूसरा देखो माली, ये दूसरा लिखा हुआ है माली। और माली, तीसरा लिखा हुआ है बर्किना फासो,
ये शायद आपको थोड़ा कम दिख पा रहा हो, छोटा है ये। फिर लिखा है ये टोगो और ये लिखा है घाना। तो टोगो और घाना, टोगो और घाना कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये 5 देश अफ्रीका के हो गए और 3 देश ये यूरोप महाद्वीप के हो गए। तो 5 3 8 देश यहां पर आपको दिखाए गए, 8 देश यहां पर दिखाए गए। और अंटार्कटिका ये लास्ट में, ये कहां जाएगी? नीचे कौन सा महाद्वीप होगा? अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि कोई भी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा मैप का नॉलेज है, जब दक्षिणी ध्रुव में जाएगी तो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में भी जाएगी। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भी ये जाएगी। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये कौन सी लैंड है जहां पर गुजरेगी? तो इसको कहते हैं क्वीन मॉड लैंड। क्वीन मॉड लैंड। तो अंटार्कटिका में क्वीन मॉड लैंड से गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में यूके, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना। तो 5 कंट्री वो, 3 कंट्री 8 और एक क्वीन मॉड लैंड, ये भी लैंड है। तो 9 जगह हो गई वैसे, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैसा आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया, क्या ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, प्राइम मेरिडियन। हम लोग लौटते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं भाई 180 वाला, जो 180 वाला मामला है, ठीक है। इसको देखो, ये लिखा हुआ है 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर के समानांतर होती है ये, 180 डिग्री के समानांतर ये देखो। लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये कैसी है देख रहे हैं आप? ये एक रेखा यहां पर खींची गई है। 180 तो सीधी होगी, ऐसे हमने देखी सीधी होगी 180, ये सीधी होगी, जो सीधी हमने खींची है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री देशांतर के ये सीधी आती तो है, लेकिन यहां मुड़ जाती है, ऐसे आती है, ऐसे, फिर सीधी आएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी यहां पर दिखाई गई है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया? क्योंकि पहले ये इसको सागर से गुजारा गया, ऐसे आई, लेकिन यहां पर स्थल पड़ गया तो इसको टेढ़ा कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन को स्थल से नहीं गुजारा जाएगा। तो यहां जो टेढ़ी मेढ़ी है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन। और जो हमने यहां पर एक सीधी खींच दी है, ये ब्लैक कलर से, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब आप देखो इसके इधर क्या होता है? इधर होता है पश्चिम, देखो लिखा है वेस्टर्न हेमी स्फीयर, और इधर क्या होता है? पूरब। क्या लिखा है? ईस्टर्न हेमी स्फीयर, ठीक है। और तो इधर पूरब में नया दिन शुरू होता है, तो क्या लिखा है? गेन ऑफ अ डे। यहां पर क्या करते हैं? +1 करते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। और जब इधर जाते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो एक दिन लॉस हो जाता है, तो क्या लिखा? लॉस ऑफ अ डे -1, ठीक है। अब आप देखो, अगर इधर था संडे, तो इधर होगा मंडे। तो जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा। तो किधर जोड़ेंगे, किधर घटाएंगे, ये चीज यहां पर दी हुई है। अब आप देखो, इसको सीधा क्यों नहीं किया? अगर इसको यहां पर मान लो सीधा कर देते, अगर सीधा कर देते तो यहां मान लो कोई देश होता, इसके 2 हिस्से हो जाते, आधा हिस्सा इसका कहां चला जाता? पश्चिम में, और आधा हिस्सा कहां चला जाता? पूरब में। तो इसके उस हिस्से में जो पश्चिम में है कुछ अलग दिन होता, यानी संडे होता, तो पूर्वी हिस्से में मंडे होता। तो एक ही देश में आधे जगह पर संडे होता, आधे जगह पर मंडे होता, तो फिर समस्या नहीं हो जाती। इसलिए इसको जब कोई स्थल इसके रास्ते में पड़ता है तो इसको घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये जहां से गुजर रही है, ये देखिए, ये है यहां पर एक जल संधि बेरिंग। कौन सी जल संधि? तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और जल संधियां क्या होती हैं? 2 स्थलीय भागों को अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। और ये देखो, जहां यहां सागर होगा, जल होगा,
इधर भी जल होगा, ठीक है, और ये स्थल होगा, स्थल में महाद्वीप और द्वीप हो सकते हैं, तो बीच में ये जुड़े नहीं, तो इसका पानी ऐसे मिल रहा होगा। तो यही जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, इसे क्या कहते हैं? जल संधि। एक जल और दो जल को ये जोड़ता है, और एक स्थल और दो स्थल दूसरे स्थल को क्या करता है? अलग करता है। तो यहां पर एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि, जो कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है, और ये जो है ये अमेरिका महाद्वीप है। तो बीच में ये है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग। आपको जल संधियां अलग से पढ़ाई जाएंगी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट, तो बेरिंग स्ट्रेट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ये यहां से गुजरती है। कौन सी जल संधि है? ये बेरिंग, जो कि ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन किस जल संधि से होकर गुजरती है? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो क्या आंसर लगाओगे? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और फिर तो ये जहां से शुरू हुई थी, ये उत्तरी ध्रुव के पास से शुरू हुई थी। तो उत्तरी ध्रुव के पास ये क्या है? कौन सा सागर है? कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन से चलेगी बेरिंग जल संधि से होते हुए, ये आ जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उससे जाएगी विभिन्न धरती को इधर उधर छोड़ते हुए, और ये कहां चली जाएगी? साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ज्यादातर किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, उस महाद्वीप को कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा। अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? बिल्कुल गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई रहता नहीं है, वो है अंटार्कटिका। लास्ट में जाएगा तो अंटार्कटिका में तो गुजरेगी, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली दो हमारी जो देशांतर रेखाएं थी। एक मिनट, दो देशांतर रेखाएं यहां पर हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग फटाफट देखते हैं यहां पर जो हमने कुछ आपको रेफरेंस लाइनें बताई थी, ठीक है, कुछ रेफरेंस लाइनें, ठीक, उनको यहां पर समझना है। तो अब हम आते हैं कुछ अक्षांश रेखाओं पर, जहां से हमारे मैप के क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए? तो एक तो पढ़ना चाहिए 0 डिग्री वाली, एक पढ़ना चाहिए 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ और साउथ, और एक पढ़ना चाहिए आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली, ठीक है। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है भैया? विषुवत रेखा। 0 डिग्री क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर, और इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, और जो साउथ वाली होती है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त या सर्किल। इनको हमें पढ़ना है। अब इससे पढ़ना क्या है कि ये जो रेखाएं हमने यहां पर लिखी हैं, अक्षांश रेखाएं, ये कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, और अगर किसी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं तो एक महाद्वीप में कई कंट्री होते हैं, तो किसी कंट्री से होकर गुजरती होगी, तो किसी महाद्वीप के कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां से हमें तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं विषुवत रेखा को, फिर देखते हैं कर्क रेखा को, फिर देखेंगे मकर रेखा को, और फिर देखेंगे अंटार्कटिक सर्किल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके।
तो इसके लिए हम आपको यहां पर एक मैप दिखाते हैं। देखो यहां पर एक मैप है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, पहले एक ये मैप दिखाते हैं आपको, एक मिनट, ये वाला मैप देखो पहले। इस मैप को अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहां पर एक जो ग्लोब दिखाया गया, दुनिया के सारे महाद्वीप यहां पर दिखाए गए हैं, और इसमें 3 रेफरेंस लाइन यहां पर दिखाई गई हैं। कितनी रेफरेंस लाइन दिखाई गई है? 3। ये और ये वाला है 23.5 नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये हो गई 0 डिग्री, तो ये है इक्वेटर, और ये हो गई 23.5 डिग्री साउथ, तो ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब आप ध्यान से देखो, ये एक अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ये दुनिया का अकेला महाद्वीप है जहां से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। कौन सी? ये। अब आप देखो यहां पर ये 0 डिग्री खड़ी लाइन भी यहीं से गुजरती है, तो 0 डिग्री खड़ी लाइन भी यहां से गुजर रही है। तो देखो ये 0 डिग्री हमारा विषुवत रेखा है, तो अफ्रीका का ये पोर्शन उत्तर में हो गया और ये पोर्शन दक्षिण में हो गया। लेकिन इस 0 डिग्री से अगर देखेंगे तो ये पोर्शन इधर वाला पूरब में हो गया और इधर वाला पश्चिम में हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का अकेला ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और आप देखो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो बता ही दिया कि ये तीनों रेखाएं यहां से गुजरती। अब आप देखो ये हो गई आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये हो गई 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? ये काट रही है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन में, और ये अटलांटिक ओशियन का इतना हिस्सा क्या कहलाता है? गिनी की खाड़ी। तो विषुवत रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो ये गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी इसको बोला जाता है, गिनी की खाड़ी में काटती है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब देखो जो हमारा ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इससे केवल 2 रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से केवल एक ही गुजरती है, वो है मकर रेखा। और ये 0 डिग्री उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, मतलब 7 महाद्वीपों में 2 ऐसे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो टोटली दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, और 5 महाद्वीप जो हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। लेकिन जो यूरोप है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों केवल उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। इस चीज को भी नोटिस जरूर कर लीजिएगा, इस चीज को नोटिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है भैया, जो विषुवत रेखा है वो देखो कौन कौन से देशों से जा रही है। ये इक्वेटर, अगर इसमें हम देखेंगे तो देखो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है। साउथ अमेरिका में देखो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, कितने देश हो गए? 3। तो साउथ अमेरिका में ये शायद आपको छोटा दिख रहा हो, अभी दूसरा मैप दिखाएंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती, ठीक है। अब यहां पर देखो ये अफ्रीका में कहां से गुजरती है, ये कंट्री में देखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एशिया महाद्वीप में कहां से गुजरती है, तो इसको भी अभी बड़ा करके दूसरे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको दूसरे में देखते हैं, दूसरे मैप में। ये वाला मैप देखो भैया, ये वाला देखो, इसमें आपको दिखेगा, ठीक है, इसमें दिखेगा विषुवत रेखा। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये कहां से गुजरती है? देखो यहां से ये ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इक्वाडोर, ये हो गया कोलंबिया, और ये हो गया ब्राजील। तो कितने देश हो गए यहां पर? 3। कहां पर? साउथ अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है।
नाम आपको याद रखने हैं। फिर जाएगी ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देखो ये एक आइलैंड है, ये अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा अलग है, ये आइलैंड है, इसका नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसेप। क्या लिखा हुआ है? साओ टोमे एंड प्रिंसेप, ठीक है। फिर आगे देखेंगे ये लेवल लगा हुआ है गैबोन, गैबोन से जो गुजरती है ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य से गुजरती है। और फिर ये यहां जाएगी ऐसे ऐसे, तो ये जो यहां पर ये वाला कंट्री है क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और फिर ये जाती है युगांडा से, युगांडा, और फिर ये जाती है केन्या से, और फिर जाती है ये सोमालिया से। काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 8 देशों से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के। अब आप देखो एशिया महाद्वीप ये है, तो एशिया महाद्वीप पे एक देखो लिखा है मालदीव, ये मालदीव से जा रही है, और फिर ये इंडोनेशिया से जा रही है, इंडोनेशिया, और इधर से जाते ये किरिबाती लिखा हुआ है, किरिबाती, ठीक है। तो ये एशिया से कितने देशों से जाती है भैया? 3 देशों से। तो कौन कौन सा? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इंडोनेशिया ये है, ये सुमात्रा, ठीक है, और ये आपका बोर्नियो आइलैंड, सेलिवीज आइलैंड, ऐसे करके, और उधर किरिबाती। तो कितने देश हो गए? 8 3 11 और 11 3 8 3 11 11 3 14, ठीक है। तो विषुवत रेखा कितने कितने देशों से होकर जाए? अफ्रीका के कितने देश हैं? काउंट करने में हमने गलती तो नहीं की है, देख लेते हैं। साओ टोमे प्रिंसेप 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, सॉरी 8 नहीं है, काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये काउंट आप कर लीजिएगा, 7 है। तो टोटल कितने हो गए? जो हमारी विषुवत रेखा है दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एशिया के 3, साउथ अमेरिका के 3 और अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो ये विषुवत रेखा हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि दुनिया की वो एक कौन सी नदी है जो मकर रेखा नहीं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, को कितने बार? 2 बार काटती है। वो है कांगो। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो को कहते हैं जायरे, ठीक है। तो जायरे रिवर भी इसको बोला जाता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। एक मैप में आप देखिए, ये मैप बना हुआ है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में आप देखो ये विषुवत रेखा जा रही है, और ये नदी यहां देखो ये ब्लू कलर की डार्क बनाई गई, ये ऐसे करके जा रही है, ये काट रही है 2 बार। तो एक बार इधर से काटती है और एक बार लौट के इधर आती है। तो अफ्रीका महाद्वीप, ये इक्वेटर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कांगो नदी है। कौन सी नदी है भैया? कांगो, ठीक है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, रिवर कांगो, ठीक, क्लियर हुआ। चलो, तो विषुवत रेखा से जो भी क्वेश्चन थे वो आपके यहां पे खत्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा को, देखते हैं। इसमें शायद वो मैप नहीं है यहां, इससे देख पाएंगे हम लोग, इससे देख पाएंगे भाई, ठीक है। इस मैप से देखने का प्रयास करो, क्योंकि वो वाला मैप इसमें है नहीं, या देखें अगर इसमें हो तो। कर्क रेखा से ये छोटा है, ये इसमें तो दिख जाएगी। देखो ये जो, पहले मकर रेखा देख लेते हैं। यहां पर मकर रेखा, मकर रेखा
अभी भी देखा था मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जाती है, तो साउथ अमेरिका से जाती है, अफ्रीका से जाती है और ऑस्ट्रेलिया से जाती है। कितने महाद्वीपों से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितने महाद्वीपों से जाती है? 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि साउथ अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर जाती है, तो साउथ अमेरिका के कौन कौन से कंट्री से होकर जाती है ये भी हमें यहां पर देखना चाहिए। ठीक है, तो मकर रेखा पर साउथ अमेरिका के कितने देश होंगे? देखो ध्यान से, ये है मकर रेखा, कहां गई? ये लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये लिखा है मकर रेखा। यहां से जाएगी तो ये कंट्री पड़ेगा चिली। कौन सा देश? चिली। तो चिली से जाती है साउथ अमेरिका में, इधर से देखेंगे चिली। चिली से आगे जाएगी, ये कंट्री है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, फिर ये अर्जेंटीना से आगे जाएगी तो ये कंट्री है पराग्वे। कौन सा कंट्री है? पराग्वे। पराग्वे। और पराग्वे से आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा कंट्री है? ब्राजील। ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये क्वेश्चन पीसीएस आईएएस में आया था। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए? 4। तो साउथ अमेरिका के कितने देश हो गए? 4, जहां से ये जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी मकर रेखा है कैप्रिकॉर्न, ये आई। अब अफ्रीका में यहां कौन कौन सा कंट्री है जहां से जाती है? तो अफ्रीका में यहां पर आप देखेंगे तो ये पहला कंट्री आप इधर देखोगे तो ये है आपका कौन सा कंट्री है ये देखो बोत्सवाना, नामीबिया। ठीक है, कौन कौन से कंट्री है? ये देखो नामीबिया है, इसमें मैप चूंकि नहीं है तो थोड़ा कम क्लियर है। तो पहला कंट्री इधर से घुसेंगे अफ्रीका में, इधर से घुसेंगे तो ये कंट्री नामीबिया है। नामीबिया से जब आगे जाएंगे बोत्सवाना है, बोत्सवाना से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से मोजाम्बिक और मोजाम्बिक से मेडागास्कर। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए? एक हो गया आपका नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, फिर नामीबिया से थोड़ा अंदर घुसेंगे तो बोत्सवाना। तो दूसरा कंट्री कौन सा है? बोत्सवाना, बोत्सवाना। फिर बोत्सवाना से आगे जाएंगे तो साउथ अफ्रीका। तो तीसरा कंट्री कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका एक देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का देश दक्षिण अफ्रीका। फिर दक्षिण अफ्रीका से और आगे बढ़ेंगे तो ये जाएगा मोजाम्बिक। तो चौथा कंट्री मोजाम्बिक, मोजाम्बिक ये देश है। अब आप देखिएगा कि ये तो अफ्रीका की मुख्य धरती है, और आगे चलेगा तो ये मेडागास्कर, ये आइलैंड है, लेकिन मेडागास्कर है अफ्रीका का। तो ये मेडागास्कर, तो पांचवा क्या हो गया? मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए टोटल? यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश हैं जहां से ये गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश? 5। और अभी आपने देखा यहां कितने देश थे आपके इसमें साउथ अमेरिका में? 4। तो 5 4 9 हो गए। और अब आप देखो यही जो हमारी मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के मिड से जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक पूरा देश भी है। तो एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 5 4 9 और एक ऑस्ट्रेलिया, टोटल 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो आप ये हमारा कोर्स परचेज करोगे और आप इसको देखोगे और साथ ही साथ आप एक एटलस भी खरीदोगे और एटलस को सामने खोल कर रखोगे। जब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यही टॉपिक का जो मैप है, एटलस आपके पास होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का या कोई भी एटलस, उसमें भी यही पेज आप खोल के रखोगे
और फिर अपने हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते हुए चले जाओगे तो हमारा लेक्चर देखने के साथ साथ आपको इतना काम भी करना है। तो ये जो मैपिंग का कोर्स है आप कैसे पढ़ोगे, आपको एक एटलस खरीदनी पड़ेगी। तो जो टॉपिक हम यहां पर पढ़ा रहे हैं वही एटलस खोलनी है और उसी पर हाइलाइटर चलाना है और बाद में उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो ये हमने देख लिया विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी यहीं पर आपको दिखेगी, ठीक है, इसी मैप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कर्क रेखा इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब आप देखो ये नॉर्थ अमेरिका में देखो कहां से जाएगी, ये लिखा है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला महाद्वीप, महाद्वीप को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैक्सिको से जा रही है, ये है मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद आगे जाएगी यहां पर बहामास। कहां से गुजरेगी, यहां छोटा है तो नहीं दिख रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री, नॉर्थ अमेरिका के दो देश कौन कौन से, मैक्सिको और दूसरा बहामास, दो कंट्री से ये गुजरती है नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के दो कंट्री से। अब आइए अफ्रीका में, देखो यहां से जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब जाएगी अफ्रीका में। अफ्रीका में जैसे ये घुसेगी तो यहां पर एक कंट्री है वेस्टर्न सहारा। कौन सा कंट्री है, लोकेट करिए अपने एटलस में, उसको हाईलाइट करिए, ये लिखा है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा से गुजरेगी, फिर वेस्टर्न सहारा के बाद ये लिखा है मॉरिटानिया, तो मॉरिटानिया से गुजरेगी, फिर ये मॉरिटानिया के बाद बगल में ये लिखा माली से गुजरेगी, और ये है अल्जीरिया से गुजरेगी। अल्जीरिया के बाद ये जाएगी, देखो स्पष्ट रूप से लिखा नाइजर, और नाइजर से जाएगी ये लीबिया, और लीबिया से ये जाएगी इजिप्ट, ठीक है। कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहां कितने देशों से गुजर रही है, अफ्रीका में 7 देशों से होकर गुजर रही है। देशों को आप लोकेट कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स में हम ये चीजें आपको दे देंगे, ठीक है। इसका हम पीडीएफ देंगे, उसमें ये हम लिख देंगे कि कौन कौन से देशों से गुजरती है, एक बार आप लोकेट कर लेंगे। देखिए रटने से मैप नहीं होता है, आप जब इसको देखोगे कि हाँ यहां से जा रही है, जब आप देखोगे तो आपकी निगाह जब पड़ेगी तो आपको याद आ जाएगी, अच्छा ये यहां से जा रही थी, ये यहां से जा रही थी। तो मैप पढ़ने का एक ही रास्ता होता है कि उसे आप देखो और आपके दिमाग में वो इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो आप मैप को रट नहीं सकते हो। आप सोचो कि अफ्रीका महाद्वीप के इतने देशों से जा रही है, रट ले, कोई रटना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको क्या करना है, बार बार आपको देखना है और आप अपने एटलस में इसके ऊपर हाइलाइटर चला दीजिए, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये इस देश से जा रही, फिर इस देश से जा रही, इस देश से जा रही, आपको याद हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगी। अब यहां से ये लाल सागर है, लाल सागर के बाद ये अफ्रीका खत्म, इधर से एशिया शुरू। तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देशों से जाती है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले देखेंगे सऊदी अरेबिया। तो कहां से जाती है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद ये आगे बढ़ेगी यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात से ये और आगे बढ़ेगी तो आप ध्यान दोगे ये यहां पर एक देश है ओमान। कौन सा देश है, ओमान से जाएगी, फिर ये इधर से जाएगी और फिर ओमान से निकल के भारत से गुजरेगी, भारत तो इंडिया, हमारा प्यारा भारत। फिर भारत से जाएगी, ये कौन सा देश पड़ेगा, यहां पर आप देखोगे भारत के बाद ये यहां पर है बांग्लादेश और म्यांमार, ये बांग्लादेश ये म्यांमार, तो बांग्लादेश और कौन सा है म्यांमार, और फिर ये चीन, और चीन के बाद ये जाएगी ताइवान। क्या है, ताइवान। अब ताइवान को कोई मानता है देश, कोई नहीं मानता है, तो ये ताइवान हो गई। तो टोटल कितने कंट्री हो गए यहां पर, 8। तो यहां पर 8, तो 8 7 15 और 15 2 17। तो जो हमारी कर्क रेखा है
इस पर दुनिया के 17 कंट्री लाई करते हैं, 17 देशों से होकर ये गुजरती है। तो इसके लिए आपको मैप को ध्यान से देखना होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें यह देखना है भाई तुरंत इंडिया में कितने राज्यों से गुजरती है, इंडिया में कितने राज्यों से गुजरती है ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए आपको फिर हम इंडिया के मैप पर ले चलते हैं, इंडिया के मैप पर ले चलते हैं। इंडिया का मैप, आ जाओ भाई इंडिया का मैप, ये देखो मेरा प्यारा भारत महान। देखिए ये लिखी है डॉट 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 करके ये रेखा बनाई गई, यही है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इंडिया चूंकि नॉर्थ गोलार्ध में पड़ता है, 0 डिग्री के उत्तर में पड़ता है, तो इंडिया से गुजरने वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसमें नॉर्थ लिखा रहेगा, क्योंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध का देश है। देखो यहां से ये घुसी, ये येलो कलर का गुजरात है, तो गुजरात से गुजरी, राजस्थान में घुसी, राजस्थान से जाके मध्य प्रदेश घूम के गई, और मध्य प्रदेश से बगल में छत्तीसगढ़ को भी इसने घूम लिया, और छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड से झाड़ू लगाई, और पश्चिम बंगाल में झाड़ू लगाकर कूड़ा डाल दिया, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम में जाकर ये बैठ गई। ठीक है, क्लियर? तो काउंट करो कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। ठीक है, बहुत लोग इसमें ट्रिक भी बनाते हैं, मित्र पर गमछा झार, आप ऐसे भी मित्र पर गमछा झार, ऐसे भी कुछ लोग ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक पे मैं विश्वास करता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप 4 बार मैप देख लो, और जब 4 बार मैप ध्यान से निहार लोगे तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इंडिया का मैप बन के आ जाएगा आपके दिमाग में, मन के मैप में ये उभर जाएगा, और आपको एकदम दिखेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सब दिखता हुआ चला जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, हमारे लेक्चर को ध्यान से देखना है और अपने एटलस में उसमें हाइलाइटर चलाते जाना है, और मानचित्र तैयार होते चला जाएगा आपको। ठीक है, तो कोर्स आप खरीद के आप इतना काम जरूर कर लीजिएगा जितना हम आपको बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यहां पर वो नदी है नहीं, दिख नहीं रही है, तो ये ऐसे करके माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी। ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती कांगो, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, और एक और बची मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, मकर। पीसीएस में आया था क्वेश्चन, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली भैया कौन नदी, ये है अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी। आपको होमवर्क में देख रहा हूं, आप अपने एटलस में देखिएगा लिम्पोपो नदी की लोकेशन और माही नदी की लोकेशन, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको हमने यहां पर, अच्छा जो लिम्पोपो नदी है इसको मैं एक फैक्ट बता दूं, इसको घड़ियाल नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घड़ियाल नदी बोला जाता है। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा था, चूंकि टॉपिक बहुत सारे थे, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम जो अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे उसमें हम आपको 7 महाद्वीप एक एक करके पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।